इमरान खान साहब ने आईएसआई और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक और ट्वीट खड़का दी है और इस ट्वीट का मकसद क्या हो सकता है ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो हम सहाफ़ियों से पुराने सहाफ़ी हैं और साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब की ऑडियो और वीडियो लीक नहीं हुई। फिर सवाल ये है कि ये वीडियो कहाँ से लीक हुई, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ एक जज साहब ने आज ऐलान किया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो 10 दिन के अंदर अंदर एक केस का फैसला कर दूंगा। अब ये केस कौन सा है कि जिसके लिए जज साहब का ये कहना है कि मेरा ज़िंदा रहना ज़रूरी है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ सिंध के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही 64 ऐसे इदारे हैं जिनकी बिजली कटने वाली है। तो ये तजाद क्यों है ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको आप दबा ही दें, क्योंकि यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। अभी आपने हेडलाइंस चौधरी साहब से सुनी, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। इमरान खान साहब के आज कुछ बयानात सामने आए अडयाला जेल से और एक ट्वीट सामने आई। दोनों के अंदर उन्होंने एजेंसीज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। क्या क्या इल्ज़ामात लगाए, वो क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की डिटेल लेते हैं जावेद चौधरी साहब से। अब देखें, इमरान खान साहब ने कल, क्योंकि जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड का केस था, वहाँ पे उन्होंने मीडिया के साथ बात की और वहाँ पे उनका ये कहना था कि आईएसआई जो है उसने हमें दुश्मनों से बचाना है और रोज़ाना की बुनियाद पे पुलिस के और फ़ौज के एहलकार शहीद हो रहे हैं, लेकिन उस पर तवज्जो देने के बजाय आईएसआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तबाह करने में लगी हुई है। और ये जो है इस मुल्क का अलमिया है कि आप एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जो आपको काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। उसके बाद फिर यही ट्वीट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेजेस पे लग गई और इमरान खान साहब के वर्जन के तौर पे लग गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब जेल के अंदर जो कुछ कहते हैं, बाहर एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि जो उसको लेके फौरी तौर पे एक ट्वीट बना के उसको खड़का देता है और उसके बाद फिर वो सब लोगों तक पहुंच जाता है। तो वो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो आग है उसके अंदर 1-2 ड्रम और तेल के फेंक देते हैं, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग बहुत परेशान हैं, जिसमें गौहर खान जैसा लोग हैं, उमर अयूब साहब जो हैं वो ख़ुद वैसे इस वक्त हॉक्स बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ख़ुद भी समझते हैं कि हम लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग जो इस वक्त जेल से गुज़र के आए हैं वो भी इस सारे मामले से बहुत परेशान हैं। उन सबको पता है कि जब दोबारा क्रैकडाउन हुआ तो फिर हम पकड़े जाएंगे और फिर हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक होगा। तो वो सब ये कह रहे हैं कि जब दूसरी साइड से आपको एक वाइट फ्लैग नज़र आ रहा है कि वो ये कहते हैं कि जी आप करें गवर्नमेंट के साथ रब्ता और किसी पीसफुल सोल्यूशन पे आप जाएं, तो फिर हम इस वाइट फ्लैग को क्यों नहीं पकड़ते, हम इसकी तरफ हाथ क्यों नहीं बढ़ाते। हम क्यों ये चाहते हैं कि या तो इस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर अटैक कर दे या फिर हमारे लोग इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक कर दे। इन दोनों सूरतों में पाकिस्तान का नुकसान है। अगर फ़र्ज़ करें कि इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा इस पार्टी को रगड़ के रख देती है, अगर वो रगड़ेगी तो ज़ाहिर पाकिस्तान का नुकसान है। बड़ी पार्टी है और इस पार्टी का कायम रहना ज़रूरी है, और अगर इस पार्टी को स्मैश कर दिया जाता है तो पाकिस्तान का नुकसान है। ये सिर्फ इमरान खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नुकसान नहीं है, पूरे मुल्क का नुकसान है। अब सेम इसी तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम को इकट्ठा कर लेती है, वाकई इकट्ठा कर लेती है और हज़ारों नहीं बल्कि करोड़ों लोग बाहर निकल आते हैं और आके वो अफवाज पाकिस्तान के इंस्टॉलेशन पे हमला कर देते हैं, GHQ के ऊपर हमला कर देते हैं और वो 9 मई का जो वाक़यात हैं वो दोहराने शुरू हो जाते हैं, तो फिर भी पाकिस्तान नहीं बच सकेगा, फिर भी पाकिस्तान का नुकसान है। तो पाकिस्तान का फ़ायदा यही है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने मामलात को थोड़ा सा नरम करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने टेम्परेचर को नीचा करे, ताकि दोनों एक टेबल पर बैठ सकें, बैठ के कोई पीसफुल किस्म का सलूशन निकाला जाए। ये जो फ़र्क ज़िद है ना, ये मुल्कों को नुकसान पहुँचाती है, ये शख्सियात को भी नुकसान पहुँचाती है, ये माशरों को भी तबाह बर्बाद कर देती है। हमारा माशरा बर्बाद हो रहा है, हमारा मुल्क बर्बाद हो रहा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नुकसान हो रहा है। तो इमरान खान साहब को अपनी इज़्ज़त छोड़नी पड़ेगी, बजाय इसके कि रोज़ाना की बुनियाद पे वो लोगों के नाम लेना शुरू कर दें, इदारों के नाम लेना शुरू कर दें। इसका फ़ायदा कोई नहीं है पाकिस्तान को, इसका नुकसान ही नुकसान है। तो इमरान खान साहब को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। खान साहब ये कह रहे हैं बार बार कि एजेंसीज़ जो हैं वो अदालतों पर प्रेशर डाल के जो इनके केसेस चल रहे हैं PTI के, उन्हें अपने हक में उनके फैसले करवाती है या जजेस को प्रेशराइज करती है। तो इस तरह के हमले करना हो सकता है फ़र्क, ये बात दुरुस्त भी हो, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये आज से हो रहा है, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली पार्टी है
जिसके साथ ये हुआ है। और क्या 2017 और 18 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी फिनोमेना को, इस्टेब्लिशमेंट को और अदलिया को इस्तेमाल नहीं किया था? उस वक्त तो व्हाट्सएप के ऊपर फैसले आते थे और जज साहब उसको सुना के चले जाते थे अपने कमरे में और वहीं से लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और जो मियां नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के साथ हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, आप सबके सामने है। और वो किस तरह मैनेज किया गया था, उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का कितना किरदार था और उनकी पूरी टीम का कितना किरदार था। उस वक्त तो जजेस को बुलवा लिया जाता था घरों पे, दफ्तरों में, सेफ हाउसेज़ में, और वहाँ उनको बाकायदा ब्रीफ किया जाता था। फिर वकुला दिए जाते थे कि जो बैठ के बाकायदा केस का फ़ैसला लिखते थे। फिर जज साहब से कहा जाता था कि आप इसको पढ़े भी ना, सिर्फ साइन करें और इसको रिलीज़ कर दें। तो ये दौर भी, और ये जो एतराफ़ात हैं ये बाकायदा जजेस ने किए हुए हैं। और आप जज अरशद मलिक साहब की स्टेटमेंट देख लें, फिर शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की, आप जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के स्टेटमेंट्स देख लें। और इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट जो महफ़िलें हैं उसके अंदर जो जजेस कहते रहते थे, वो आप सब सुने तो सही। आप सुनेंगे तो आपके सारे तबक रोशन हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ये हिस्ट्री भूलनी नहीं चाहिए कि इस पाकिस्तान की तारीख़ में 76 साल से ये हो रहा था। अब अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आप सिर्फ ये ना देखें कि आपके ऊपर कितने तीर बरसे हैं, बल्कि ये फ़ैसला करें कि इसके बाद फ्यूचर में किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी शख्सियत के साथ ये सलूक नहीं होगा। तो उसके लिए दोबारा आपको इन सियासतदानों के साथ बैठ के एक बड़ा फ़ैसला करना पड़ेगा। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट को अदलिया के अफेयर से बाहर करना चाहते हैं या अदलिया को इस्टेब्लिशमेंट की गोद से निकालना चाहते हैं, तो फिर आपको बड़े फ़ैसले करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक खबर को वेरीफाई कीजिएगा, इमरान खान साहब का जब दौर था और मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज जब जेल में थे, तो कहा जाता था जी कि वो कैमराज से मॉनिटर करते हैं खान साहब और देखना चाहते हैं उन्हें उस तकलीफ में। क्या ये बात दुरुस्त है? ये देखिए, इमरान खान साहब तक तो ये बात नहीं मुझे पता, लेकिन ये है कि कैमरास लगे हुए थे, मॉनिटर किया जाता था, और शहजाद अकबर साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो बाकायदा देखते थे। और ये बात भी एक बार इमरान खान साहब ने कैबिनेट के इजलास में कही कि मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है उनके साथ। और साथ उन्होंने कहा कि देखें एसी लगा हुआ है वहाँ पे उनके कमरे में, और अखबार उनको दिए जा रहे हैं, और डॉक्टर उनको मिलने के लिए आ रहे हैं, मशक्ति वहाँ पे है, खाने घर से आ रहे हैं। और वो जो ब्यूटी क्वीन है यानी मरीम नवाज़ साहिबा जो उनके बारे में कहा, वो बाकायदा उनके पास मेकअप का सामान भी है, क्रीमें उनके पास हैं। तो ये क्यों है सब कुछ? तो ये उन्होंने उस वक्त कैबिनेट के इजलास में कहा था। और ये कहा था, उन्होंने बल्कि एतराज़ किया था कि इस्टेब्लिशमेंट उनको इतनी फैसिलिटीज़ क्यों प्रोवाइड करे। तो मेरी जनाब बाजवा साहब के साथ मुलाकातें हुई तो जनाब बाजवा साहब ने ये तस्लीम किया था कि मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत सारी रायतें लेकर दी थी, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि वो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर थे, और मैं ये समझता हूँ कि वो गद्दार नहीं है, और उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा हो रहा है उनके जराइम के मुकाबले में। तो उसमें मैंने उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ लेके दी थी, ये उन्होंने जनाब बाजवा साहब ने तस्लीम भी किया था। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। चीफ जस्टिस साहब को जर्नलिस्ट जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और बड़े उनके कुछ करीबी दोस्त भी हैं जर्नलिस्ट। आज उन्होंने कह दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि मैं भी पुराना जर्नलिस्ट हूँ, और उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ की क्लैरिफिकेशन दी कि पिछले दिनों जो इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई थी। चॉइस साहब, अब ये जो रिपोर्टर्स हैं ना, कोर्ट रिपोर्टर्स, इनकी अपनी एक बॉडी है, और उस बॉडी के इलेक्शंस भी होते हैं, फिर उनका प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होता है, जनरल सेक्रेटरी भी इलेक्ट होता है। तो कल उसके कोर्ट रिपोर्टर्स की बाकायदा इलेक्शन था, और उसमें कोई नई उनकी बॉडी जो है वो बनी थी, और उस पर ओथ टेकिंग थी। तो ओथ टेकिंग में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब तशरीफ़ लाए, और बड़े खुल के उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की, और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू की। अच्छा। बड़े रिलैक्स। एक तो उन्होंने कहा कि आप में से सबसे पुराना जर्नलिस्ट कौन है, तो एक डॉन के एक रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया। सब ने कहा जी ये हमारे सीनियर हैं, और पिछले 30 साल से हम इनको देख रहे हैं और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। तो काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा कि मैं इनसे भी पुराना जर्नलिस्ट हूँ, क्योंकि मैं इनसे पहले आर्टिकल लिखता था। फिर उन्होंने बताया कि किस किस अखबार में उन्होंने आर्टिकल लिखते रहे, और उन आर्टिकल के ऊपर किस किस्म का सलूक उनके साथ होता था, क्या उसके ऊपर इंप्रेशंस होते थे। तो उन्होंने ये तस्लीम किया कि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, और सिर्फ आप अपने आप को जर्नलिस्ट ना समझे। फिर उन्होंने सबसे कहा जी ये मुझे रगड़ा क्यों लगाते रहते हैं आप क्यों नहीं समझते कि कुछ मैंने अच्छे काम भी किए। जिस पे फिर सहाफ़ी ने उनको बताया कि आपके कौन कौन से अच्छे काम हैं जिसकी हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बाकी जो अच्छे काम हैं वो आपको नज़र क्यों नहीं आते। फिर एक सहाफ़ी ने उससे पूछा कि सर ये जो इमरान खान साहब की ऑडियो लीक है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई है, तो क्या आपने उस पर स्क्रूटनी की? तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने बाकायदा इसके ऊपर तहकीकात करवाई हैं,
और उन तहकीकात के बाद हमें ये पता चला है कि ये जो ऑडियो है ये हमारे सिस्टम से नहीं निकली। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के स्टाफ का कोई शख्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ये किसी और जगह से निकली है, या ये जेल से निकली है या फिर जो लोग इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे थे वहाँ से निकली है। तो मेरा ख्याल है अनकरीब वो एक प्रेस रिलीज जारी करवा देंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्रार के ज़रिए कि जनाब इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी स्टाफ का हाथ नहीं है और ये जो कुछ भी हुआ है ये किसी और जगह से और हो सकता है इसके ऊपर तहकीकात का ऑर्डर भी कर दें। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहकीकात का ऑर्डर कर दिया तो फिर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ये जो फैसिलिटी हासिल हुई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से मुखातिब हो सकते थे वीडियो लिंक पे, मेरा नहीं ख्याल कि फ्यूचर में उनको ये सहूलत दी जाएगी क्योंकि इसके अंदर इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नज़र आती है। आप अगर उस वीडियो को देखो ना फ़र्क, क्योंकि आप तो खुद मीडिया के हो, पूरी ज़िंदगी आपकी प्रोडक्शन में गुजरी है, तो वो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा क्लियर आवाज़ है वो इमरान खान साहब की है। बिल्कुल। तो जो शख्स जहाँ से रिकॉर्ड होता है, कोई भी डिवाइस अगर लगाई जाए तो वहाँ जहाँ पे आवाज़ क्लियर होगी तो वही ज़िम्मेदार होता है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो है ना उनके सिस्टम के अंदर कोई डिवाइस लगी हुई थी या उसको हैक कर लिया गया था या फिर जानबूझ के कुछ लोगों ने उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की कि वो रिकॉर्डिंग हो सके। तो सबसे ज़्यादा क्लियर आवाज़ उनकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हीं के सिस्टम से ये हुई है। फिर उसके बाद सबसे पहले लॉन्च भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेजेस से हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जिन्होंने जब ये इक्विपमेंट लगाया तो उसके अंदर शामिल थे, फिर उसने इसको रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके पार्टी के पास चला गया, पार्टी ने उसको रिलीज़ कर दिया। जिम्मेदार इमरान खान साहब ही हैं। तो इस केस के अंदर भी एक केस है जो इमरान खान साहब के ऊपर अनकरीब ठुकने वाला है। अच्छा चलें चौधरी साहब, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जी। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का तनाव ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का एक बयान आया, उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी, बहुत सख्त बयान। उसके बाद एक और जज साहब हैं, जज अफजल मजोका साहब, इन्होंने कहा अगर जिंदा रहा तो 10 दिन में केस का फैसला कर दूंगा। ये कौन सा केस था, कौन सी अदालत थी, डिटेल्स क्या हैं? ये इद्दत का निकाह है, उसके इद्दत के अंदर निकाह जो है वो केस है। और जब जो पुराने जज थे शाहरुख अर्जुमन साहब, जब वो फैसला सुनाने लगे महफूज फैसला, तो कावर मानिका साहब खड़े हो गए, फटा पड़ गया अदालत के अंदर, आपको याद होगा। और उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने केस लेने से इनकार कर दिया जज साहब ने। तो फिर ये अफजल मजोका साहब जो हैं ये आए हैं और उनके जज के तौर पे। और उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया कि जो अपील है उसका फ़ैसला मेरा ख्याल है 1 महीने के अंदर हो, और जो केस है उसका फ़ैसला जो है नज़रसानी दरख्वास्त जो है उसका फ़ैसला 10 दिन के अंदर हो। तो आज कल उसकी हेयरिंग थी। जब हेयरिंग हुई तो उससे पहले अफजल मजोका साहब ने कहा कि जनाब मैं आज बड़ा फ़ैसला करूँगा, बल्कि जो वकील हैं मुशा बीवी के, उन्होंने ये कहा कि जी आज से इसकी हेयरिंग स्टार्ट कर दें। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप फ़िक्र ना करें, मैं उससे भी बड़ा फ़ैसला कर रहा हूँ उनके। तो वो फ़ैसला उन्होंने ये जारी किया कि जनाब मैं अगर ज़िंदा रहा, 10 दिन ज़िंदा रहा, तो 10 दिनों के अंदर अंदर इसका फ़ैसला ज़रूर होगा। तो अफजल मजोका साहब का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। या तो ये यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 दिन के अंदर जो मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टाइम दिया उसके अंदर इस केस का फ़ैसला मैं कर लूँगा बशर्ते ज़िंदगी। बाज़ औक़ात हम सब ये कहते हैं कि मैं आ जाऊँगा बशर्ते ज़िंदगी, मैं ये कर दूँगा बशर्ते ज़िंदगी। तो उन्होंने कहा कि बशर्ते ज़िंदगी, अगर अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दी तो मैं इसका फ़ैसला कर लूँगा, और अगर मैं दुनिया में नहीं रहा तो फिर उसके बाद ये फ़ैसला किया और केस क्या हुआ। और साथ इसकी दूसरा एंगल ये भी है कि शायद उन्होंने एक खौफ का इज़हार कर दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उड़ा ही दिया जाए। तो अब इसको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो अंडर प्रेशर हैं और उन्हें प्रेशराइज़ किया जा रहा है और उन्हें ख़तरा है कि कहीं उनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। जबकि दूसरे जो लोग हैं, नॉर्मल वकला हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि जी एक नॉर्मल सा फिनामिना है जिसके अंदर कोई भी शख्स कहता है कि मैं जा रहा हूँ जी बशर्ते ज़िंदगी, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो ज़िंदगी का एक आदमी इजहार कर रहा है, तो इसके अंदर कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है एक कंट्रोवर्सी तो क्रिएट हुई। और साथ ही क्योंकि जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उनकी स्टेटमेंट आ गई जो रावलपिंडी में उन्होंने खिताब किया, तो उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ानी चाहिए। तो ज़ाहिर है फिर उसके साथ ये क्लब हो गया, तो उस वजह से आपको ज़्यादा इंटेंसिटी फील हो रही है। इंटेंसिटी फील हो रही है, एग्जैक्टली। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक, और मज़ेदार तो नहीं कहूँगा, एक अजीब व गरीब किस्म की चीज़ है। सिंध गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 22 से 30% इजाफा करने का सबसे ज़्यादा इजाफा इसके अंदर हुआ है, इनकी तरफ से हुआ है। लेकिन इसकी एक दूसरा एंगल भी है कि उनके अपने सरकारी महकमों के मीटर कटने वाले हैं बिजली के बिल ना देने की वजह। सही बात। वो उसकी वजह ये है कि सरकारी महकमे जो हैं उनके पास सरमाया नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है,
और फंड्स की कमी की वजह से ज़ाहिर है जो बिल्स हैं वो अदा नहीं हुए वक्त पे, और बार बार जो है बिजली के महकमे उनको ये अपील कर रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता बिल दे दें, नहीं तो हम आपके मीटर काट दें। ये याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो बिजली ज़ाया होती है वो गवर्नमेंट के इदारों के अंदर होती है। आप किसी गवर्नमेंट के इदारे में चले जाएँ, ये जून का महीना है और टेम्परेचर जो है ना 50 को टच कर रहा होता है, लेकिन उस टेम्परेचर के अंदर भी सरकारी जो दफ्तर हैं लोगों ने सूट पहने होते हैं, उन्हें सूट लगाए होते हैं, टाई लगाई होती है और गर्म सूट पहन के। अब जब इतनी गर्मी के अंदर आप सूट पहनेंगे तो फिर आपके पास एसी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और इसके अलावा आप जाके देखें कि साहब के आने से बहुत पहले एसी चल जाता है। सुबह अगर 9 बजे ऑफिस लगना है तो 8:30 बजे एसी चला दिया जाएगा और साहब जो हो सकता है 12 बजे तक आएँ। तो जब साहब आएंगे तो जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में जा रहा होता है, 0 से नीचे जा रहा होता है, और उसके बाद साहब को बाकायदा वहाँ पे ठंड लगनी शुरू हो जाती है, इतना ज़्यादा यख कमरा होता है। अच्छा। और उसके बाद जब तक साहब वहाँ पे बैठे रहते हैं या वो किसी मीटिंग पे भी चले जाते हैं तो वो कमरा जो है उसके अंदर एसी रहता है, और उसके बाद उनके घर जाने के बाद जो है वो एसी बंद किए जाते हैं दफ्तरों के अंदर। तो सरकारी महकमों के अंदर आप चले जाएँ, किसी भी दफ्तर के अंदर पता चलेगा कि 200 एसी लगे हुए हैं, 400 एसी लगे हुए हैं, 500 एसी लगे हुए हैं, और हर जगह पे अंदर जो टेम्परेचर है वो 0 से नीचे है और उसको बाकायदा 0 से नीचे रखा जा रहा है, और कोई 14-14, 15-15 घंटे वो एसी चलते रहते हैं। अब उसके मुताबिक बिल्स भी आते हैं। जब बिल्स आते हैं तो सरकारी महकमे जो हैं वो सरकारी महकमे को बिल अदा नहीं करते। जब बिल अदा नहीं करते तो उसका नुकसान ये होता है कि वो सरकारी महकमे जो जिन्होंने वापटा ने जिसने बिल लेना है सरकारी महकमे से, वो बिल भी हमारे खाते में डाल देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने तो पैसे पे करना ही करना है। अब उनके पास पेमेंट का कोई मैकेनिज़्म है कोई नहीं। तो सिर्फ ये नहीं कि जो कुंडेबाज हैं उनके पैसे हम देते हैं, बल्कि सरकारी महकमों के भी पैसे बाज़-औक़ात हमें ठुक जाते हैं। कराची की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है कि 64 ऐसे सरकारी महकमे और अदारे हैं कि जिनके बिल अदा नहीं हुए, और अगर आप उनको जाके देखोगे तो खरबों रुपए के हिसाब से उन्होंने पैसे पे करने हैं। तो अब वो जो लोग वहाँ पे महकमा है बिजली का जिसका काम बिजली की वसूली करने हैं, वो बार बार चीफ मिनिस्टर साहब से कह रहा है कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दें, हम बंद हो जाएंगे, हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। लेकिन सीएम साहब क्या कर रहे हैं, वो सरकारी महकमे सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में तो इजाफा कर रहे हैं, लेकिन ये जो सरकारी बिल अदा कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने कोई बजट नहीं रखा। आप जाके देखें बजट में कि ये जो पिछले साल जो बिजली के बिल थे उसके लिए कोई मद नहीं रखे गए। तो ये बड़ा एक अजीब सा तादाद है कि आप सरकारी मुलाजम जो है उनको 30% तक उनका इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ये सरकार ने बिल भी अदा करना है। अब अगर आप गैस के बिल अदा नहीं कर रहे हैं, बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे, पेट्रोल के बिल आप अदा नहीं कर रहे, पानी के बिल आप अदा नहीं कर रहे, तो आपका सूबा कैसे चलेगा? तो ये बड़ा लम्हा फ़िक्री है सिंध गवर्नमेंट के लिए कि जनाब आप एक साइड से बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं और दूसरी साइड से जो कैंची चल रही है उसके ऊपर आपकी नज़र ही नहीं। तो मेरा मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि जनाब आप ये बिल ही अदा कर दें। बिल अदा कर देंगे तो आपके महकमे चलते रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इनके मीटर कट जाएँ, और अगर मीटर कट गए तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सरकारी मुलाजमिन छुट्टी कर जाएंगे। जब सरकारी मुलाजमिन छुट्टी कर जाएंगे तो ये जो आपने तनख्वाह में इजाफा किया है इसका मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा, सूबे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग सुना। यकीनन इस वक्त आसमान से भी आग बरस रही है और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने मुंह से आग बरसा रही हैं, लेकिन हमारे मुल्क को इस वक्त ठंडक की ज़रूरत है। और स्पेशली गवर्नमेंट से एक अपील है कि माजरत थोड़ा सा सख्त वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपकी अय्याशियाँ हमारा टैक्स बन के हमारे सर पे आती हैं, थोड़ा ख्याल कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।